हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियोस पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा है कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। उसी वीडियो में मैंने लास्ट में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। और अब फाइनली, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि ये जो अप्रोच है यूटिलिटी एनालिसिस वाली, इसके थ्रू हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर सकते हैं थ्रू दिस अप्रोच, यूटिलिटी अप्रोच। ये जो यूटिलिटी अप्रोच है इसे हम और क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। यानी कि अभी तक आपको समझ आ रहा है हमने क्या किया, फिर इसीलिए यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, पहले यूटिलिटी के बारे में सारी चीज़ें जानी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड जो लॉ है आपका, लॉ ऑफ DMU, वो पढ़ा हमने। अब हम फाइनली कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। समझ आया। तो सबसे पहले हम एक बार और जान लेते हैं कि जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है वो होता क्या है। व्हाट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो मैंने पहले भी बताया था कि इक्विलिब्रियम मतलब जब सब कुछ बैलेंस्ड हो, स्टेबल हो, एकदम परफेक्ट हो, कुछ ऊंच नीच ना हो। तो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम में कब होगा, क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसको ना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। वो जितना भी पैसा खर्च कर रहा है सामान खरीदने में, उससे सबसे मतलब अच्छा सेटिस्फैक्शन मिले, मैक्सिमम। कोई भी चीज़ से उसे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा या फिर उसको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं खरीदेगा। और एज अ कंज्यूमर आप खुद सोचो, ऐसी कोई चीज़ है जो आपको मान लो आपको पसंद नहीं है, आप उसको खरीदोगे नहीं, आपको उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आप उस पर पैसे भी बर्बाद नहीं करोगे अपने। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन that a consumer wants to attain when he is spending his income across डिफरेंट गुड्स। ठीक है, डेफिनेशन एक बार और पढ़ो, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर क्या करना है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और वो पॉइंट जो कि हर कंज्यूमर अटेन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इनकम को अलग अलग गुड्स को परचेज करने में स्पेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, और वही पॉइंट होता है हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। अब मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि भाई मैं अगर ये फ़लानी कमोडिटी खरीद रहा हूँ तो इसकी कितनी यूनिट्स खरीदूँ जिससे कि मेरा जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ये कैसे पता करेंगे, यानी कि कितनी यूनिट्स खरीदे, ये भी तो एक मुद्दा आता है। तो इसीलिए ये यूटिलिटी अप्रोच है। तो इस अप्रोच में भी देखो हमने क्या करना है, ये जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच होती है, ठीक है, इसमें भी ना 2 तरह की आपको चीज़ें मिल जाएंगी, 2 केसेस मिल सकते हैं, एक तरह से ये कह लो। 2 केसेस क्या हैं। पहला केस है व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज़ परचेज्ड। ठीक है, जब हम सिर्फ एक ही कमोडिटी खरीद रहे हैं। और दूसरा आपका केस हो सकता है व्हेन 2 or more गुड्स आर परचेज या फिर बॉट। ठीक है, या फिर हम 2 या 2 से ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ये जो ओनली वन कमोडिटी जब हम खरीद रहे हैं तो ये हो जाता है आपका वन कमोडिटी केस। ठीक है, इसे हम कहेंगे वन कमोडिटी केस। और ये जो दूसरा वाला है इसे हम बोलेंगे 2 or more कमोडिटी केस, राइट। तो ये 2 केसेस पढ़ने हैं। इन दोनों से हमें पता चल जाएगा, जब कंज्यूमर एक कमोडिटी ही खरीद रहा है, एक ही कोई सामान खरीदता है,
तब वो उसका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, उसका पॉइंट क्या होगा, यानी कि वो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा उस एक गुड की, ठीक है। और ऐसे ही जब वो 2 या 2 से ज़्यादा खरीद रहा है तब हम पता करेंगे कि वो उन 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी खरीद रहा है उन सबकी कितनी कितनी यूनिट्स खरीदे, जिससे कि उसका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिल जाए, यानी कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाले पॉइंट पर आ जाए। ये 2 केसेस हमें सिंपली पढ़ने हैं, पर इस वीडियो में हम पहला वाला ही केस कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा बड़ा है, ये लेंदी है। और दूसरा ये जो है दूसरा केस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसमें आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसमें हम 2 कमोडिटी केस भी पढ़ेंगे, साथ में ये जो आपकी अप्रोच है पूरी, इसके अजम्पशंस और क्रिटिसिज्म भी पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट वाली की अब हम बात करते हैं, ठीक है। पहला जो है आपका, यानी कि जब हमारा कंज्यूमर सिर्फ क्या कर रहा है, एक ही सामान खरीद रहा है, कोई एक ही कमोडिटी खरीद रहा है, तो इस केस में देखो क्या होता है, जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो 3 चीज़ों से, आप ये कह लो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। 3 चीज़ें उसके लिए चाहिए होंगी। क्या चीज़ें चाहिए होंगी? आपका सबसे पहला तो है आपका यहाँ पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड, जो भी गुड का प्राइस है वो। दूसरा आपका यहाँ पर आता है प्राइस ऑफ गुड, TU एंड MU ऑफ गुड, यानी कि उस गुड से उसको कितनी टोटल यूटिलिटी मिल रही है, कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। और तीसरा आपका आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये नया कॉन्सेप्ट है। प्राइस ऑफ गुड आपको पता है, TU एंड MU ऑफ गुड आपको पता है, ठीक है, क्या होता है, टोटल यूटिलिटी पढ़ लिया और मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ लिया। MU ऑफ मनी क्या है, इसे एक तो हम MU M से डिनोट करते हैं, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये समझ आया। अब ये MUM होता क्या है, हम क्या करते हैं जब भी हम अपना कोई पैसे स्पेंड करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें इतने रुपए में ये सामान मिल जाए, यानी कि इतने रुपए में इतना सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ये एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, इट इज़ नथिंग, पर जब भी आप अपना 1 रुपया स्पेंड कर रहे हो, एक रुपया खर्च कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसके बदले में मुझे इतना सेटिस्फैक्शन, इतनी यूटिलिटी तो मिलनी ही चाहिए। वही आपका कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, इट इज़ सिंपली द वर्थ ऑफ अ रुपी, मतलब 1 रुपये की कीमत क्या है आपके लिए, ये कह लो, वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के लिए 1 रुपये की कीमत क्या है। हो सकता है मान लो मेरे पास 1 रुपया है, मैंने ख़रीद लिया 1 रुपये से, आपका कह सकते हैं कोई सॉस का सैशे ख़रीद लिया, अब मुझे उससे मिल रही है 5 यूटिल्स, तो मेरे लिए 1 रुपये की कीमत कितनी हो गई, 5 यूटिल्स। 1 रुपये से मैं हर बार जब भी अपना 1 रुपया स्पेंड करूँगी तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि मुझे 5 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन तो मिले ही मिले, ठीक है ना। इसी तरह मान लो आपने भी सॉस का सैशे खरीदा, आपको उससे 5 नहीं, आपको उससे 7 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला। सेटिस्फैक्शन अलग अलग मिल सकता है ना, आपको वो ज़्यादा पसंद आया तो आपको 7 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला। तो आप हर बार जब भी अपने 1 रुपया स्पेंड करोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको उससे, मतलब 1 रुपये में जो भी खरीद रहे हो उससे 7 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिले। तो MUM क्या होता है, इट इज़ सिंपली द वर्थ ऑफ अ रुपी। 1 रुपये की कीमत क्या है किसी भी कंज्यूमर के लिए, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया। एक और चीज़, ये जो MUM होता है ना, ये कांस्टेंट रहता है, इट इज़ कांस्टेंट फॉर अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के लिए, मतलब ऐसा नहीं है सबके लिए कांस्टेंट है, सबको ही 1 रुपये से 5 यूटिल्स मिल रही है, सबको ही 1 रुपये से 6 यूटिल्स मिल रही है ना, ठीक है। पर हर एक कंज्यूमर के लिए क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर मेरे को 1 रुपया खर्च करने से मैं सोचती हूँ मुझे 5 यूटिल्स मिले, तो मैं हर बार ही यही चाहूँगी कि मुझे 5 यूटिल्स ही मिले, ज़्यादा कम का नहीं पता, पर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट ही रहेगा। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, क्या होता है, इट इज़ वर्थ ऑफ अ रुपी, 1 रुपये की कीमत क्या है कंज्यूमर के लिए, दूसरी बात ये कांस्टेंट रहता है उस कंज्यूमर के लिए। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। कंज्यूमर के जो भी गुड वो खरीद रहा है उसका प्राइस, जैसे हम क्या करेंगे, PX से डिनोट करेंगे, कोई भी X कमोडिटी अगर वो ख़रीद रहा है तो उसका प्राइस, एक तो ये चाहिए अपने को।
एक TU और MU चाहिए और एक अपने को MUM चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए। उससे हम क्या करेंगे, वन कमोडिटी केस में हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालेंगे, राइट। यहाँ तक की कहानी इजी थी, समझ आ गई होगी। अब मैं ये सारी ही चीज़ें फटाफट से रब कर देती हूँ, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं वन कमोडिटी केस। ये सारा बैकग्राउंड समझाना ज़रूरी था कि क्या चीज़ें क्या होती हैं, जिससे कि अब हम जो अप्रोच पढ़ने वाले हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अब समझ ली। अब हम बात करते हैं हमारा वन कमोडिटी केस की। ये हो गया आपका वन कमोडिटी केस, डन। अब वन कमोडिटी केस में मैंने 3 चीज़ें बता दी ना, PX, TU, MU और आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। लेट अस सपोज जो हमारा कंज्यूमर है ना, उसकी हम यहाँ पे कुछ चीज़ें एज्यूम करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम कर रहे हैं? पहली चीज़ क्या है हमारे पास, लेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ 4 यूटिल्स, यानी कि कंज्यूमर जब भी अपना 1 रुपया खर्च कर रहा है तो उसको 4 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एक तो हमने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। और जो कंज्यूमर है ना, वो क्या कर रहा है, गुड एक्स खरीद रहा है। कोई भी गुड एक्स जो है उसको खरीद रहा है, गुड एक्स इज बॉट। ये 2 चीज़ें एज्यूम कर ली। तीसरा क्या है, जो गुड एक्स है, प्राइस ऑफ गुड एक्स, वो क्या है, PX। उसको हम PX से डिनोट करेंगे। और कितना है, एक गुड का, एक यूनिट का प्राइस कितना है, वो है 4 रुपये। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी यहाँ पे हमने 4 ही मानी है, और प्राइस जो है वो भी हमने 4 मान लिया, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने मान ली। अब यहाँ पर क्या आता है, हम यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का स्केड्यूल बना लेते हैं। मान लो वो बहुत सारी यूनिट्स हैं उसके पास, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको हर यूनिट से मिलेगी, हर यूनिट कंज्यूम करने पर मिलेगी। कितनी कितनी मिलेगी, यहाँ पर 20 18 16 10 और 0 और ये -5, ठीक है। हमने पढ़ा था ना क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है, तो ये डिक्रीज़ होती जा रही है और नेगेटिव में भी चली गई है। अब इसके बाद हमको एक नई चीज़ निकालनी होगी, जो हमने MUM का भी इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसे कहीं यूज़ भी तो करेंगे ना। कहाँ यूज़ करेंगे, ये जो हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिली हुई है ना, गिवन है, इससे हम क्या निकालेंगे, MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको मनी के टर्म्स में निकालेंगे हम, किसको, मार्जिनल यूटिलिटी को। तो जब वो मनी के टर्म्स में, ये तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे है, यूटिल्स में है, पर इसी मार्जिनल यूटिलिटी को हम मनी के टर्म्स में निकालेंगे। हम मनी के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस MUX को इस किससे, MUM से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, MUX को MUM से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि मनी के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, इसको फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, MUX को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, MUM से, राइट। अब MUX यहाँ पर क्या है हमारा 20, MUM तो हर जगह देखो 4 ही है, तो हमें मतलब इसका मतलब ये हमको हर किसी डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, तो सबको 4 से डिवाइड करते जाओ। 4 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 बचा 2 यानी कि 5। इधर कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे आ जाएगा 2.5, यहाँ पर 0 और यहाँ पे -1.25। ये आपका आ गया मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। और ये सारे क्योंकि मनी के टर्म्स में है, तो मनी तो ऑब्वियसली रुपीज़ में होगा, तो ये क्या है, सारे रुपए हैं, यानी कि 5 रुपये, 4.5 रुपये, 4 रुपये, 2.5 रुपये, 0 रुपये और माइनस के 1.25 रुपये। अब ये जो MU इन टर्म्स ऑफ मनी हमने निकाला, इसका यूज़ क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी जो डिजिट्स आपको नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतने रुपए हैं। अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूँ, अब हम एक एक करके देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, यानी कि वो कितनी यूनिट्स खरीदेगा। तो अब हम एक एक करके देखेंगे वो कितनी यूनिट्स खरीदेगा। अब ये जो सारी आपको डिजिट्स नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये क्या बता रही हैं कि कितना मनी मेरे पास है, ठीक है, यानी कि हाउ मच
या फिर आप ऐसे हाउ मच नहीं, द अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर इज विलिंग टू स्पेंड। ठीक है ना, ये जो सारा अमाउंट है ना, ये क्या है, उतना पैसा जो कि कंज्यूमर खर्च करने के लिए रेडी है। अगर वो फर्स्ट यूनिट खरीदेगा, अगर वो क्या करेगा, यहाँ पे वो फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या वो फर्स्ट यूनिट खरीदेगा? अब हम ऐसे एक एक करके चेक करेंगे। देखो क्यों नहीं खरीदेगा या नहीं ये पता करते हैं। उसका जो अमाउंट है पहली यूनिट का वो क्या है 4, यानी कि सारी यूनिट 4-4 रुपये की हैं, तो प्राइस तो 4 रुपये है। पर मेरी जेब में द अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर इज़ विलिंग टू स्पेंड, यानी कि मैं खर्च कितना करना चाह रही हूँ, 5 रुपये। अब आपकी जेब में 5 रुपये हैं, आप 5 रुपये खर्च करना चाह रहे हो ये मार्कर ख़रीदने पर ये मार्कर आ रहा है 4 ही रुपये का। तो ऑब्वियसली ना आप लोगे, आप सोचोगे कि यार 5 रुपये में खर्च कर सकता हूँ, 5 रुपये में रेडी हूँ मैं लेने को, 5 में भी आता तो ठीक था, पर ये तो 4 में ही मिल रहा है, 1 रुपया मेरा बच गया। तो ऑब्वियसली फर्स्ट यूनिट क्या करेंगे हम, फर्स्ट यूनिट खरीद लेंगे। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट जब हम खरीदेंगे तो वो आ रही है भाई 4.5 रुपये की। अब हम सोचेंगे कि यार मेरे पास 4.5 रुपये है, मैं 4.5 रुपये खर्च कर सकती हूँ इस मार्कर को लेने में, पर ये मार्कर कितने का है, ये मार्कर तो 4 रुपये का ही है, फिर से फिक्स प्राइस तो फिक्स रहेगा उसका, तो वो 4 रुपये का, ये यानी कि मेरा आधा रुपया बच रहा है, तो मैं फिर से ये जो सेकेंड यूनिट है वो ख़रीद लूँगी। थर्ड यूनिट की जब मैं बात करूँगी तो क्या मैं थर्ड यूनिट खरीदूँगी, मेरे पास कितने रुपए हैं 4 रुपये, यानी कि मैं कितना स्पेंड करने के लिए विलिंग हूँ, मैं खर्च कर सकती हूँ इस मार्कर को ख़रीदने में 4 रुपये, पर इसका जो प्राइस है वो भी 4 रुपये, यानी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई घाटा नहीं हो रहा है। इन दोनों केसेस में मेरा फ़ायदा हो रहा था, इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा पर घाटा भी तो नहीं हो रहा, 4 तो मैं खर्च करने के लिए रेडी ही हूँ, तो फिर मैं 4 में ख़रीद लूँगी, तो थर्ड यूनिट भी मैं ख़रीद लूँगी। अब मैं बात करती हूँ अगर फोर्थ यूनिट की, मेरे पास भाई क्या है 2.5 रुपये है जेब में, मैं 2.5 रुपये ही खर्च कर सकती हूँ, मुझे लग रहा है यार इसकी ना इतनी कीमत नहीं है, फिर मुझे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, मैं सिर्फ इस पर 2.5 रुपये में मिला तो खरीदूँगी, नहीं तो नहीं खरीदूँगी। जैसे हम दुकान पे जाते हैं ना, बार्गेनिंग करते हैं, भाई 500 में दे रहे हो तो दो वरना मत दो, पर वो 700 में देने पर अड़ा हुआ है तो आप नहीं लोगे, तो ये 2.5 रुपये में अगर मेरे को मिलेगा तो मैं लूँगी, क्योंकि मैं 2.5 रुपये ही खर्च करने के लिए रेडी हूँ, पर ये मिल रहा है मेरे को 4 रुपये में, तो ऑब्वियसली मैं इसको नहीं खरीदूँगी, क्योंकि एक तो मेरे पास पैसे ही नहीं है और ना मैं इस पर खर्च करना चाह रही हूँ, पैसे हों भी तो मैं खर्च तो सिर्फ 2.5 ही करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, नहीं खरीदूँगी। और इसी तरह देखो मैं फिफ्थ यूनिट भी क्या खरीदूँगी, नहीं, मैं तो इस पर एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाह रही, 0 रुपये देना चाहती हूँ बस, और 4 रुपये का मिल रहा है तो मैं नहीं खरीदूँगी। -21.25 सिक्स्थ यूनिट भी मैं नहीं खरीदूँगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है जो हमारा कंज्यूमर है, यहाँ से हमें समझ आ रहा है इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस करने के बाद कि हमारा कंज्यूमर सिर्फ 3 यूनिट्स ही खरीदेगा। कितनी यूनिट्स खरीदेगा, 3 यूनिट्स खरीदेगा, और थर्ड यूनिट पे आकर ही उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो उसका सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि वो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर लेगा। तो ये सब करने के बाद फाइनली हमको समझ आया कि जो हमारा कंज्यूमर है ना वो सिर्फ थर्ड यूनिट तक ही खरीदेगा सामान, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, यहाँ जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। क्योंकि अगर मान लो वो 2 पर भी रुक जाता तो भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती, वो सोचता है यार मैं एक और यूनिट खरीद लूँ, क्योंकि उसमें मेरा घाटा नहीं हो रहा है, 4 रुपये तो मैं खर्च करना चाह रहा हूँ, 4 खरीदूँगा, तो 2 भी अगर वो खरीदा तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता उसको। और वो चौथी खरीदेगा तो भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो 5वीं खरीदेगा तो भी नहीं, बस तीसरे पे आके 3 यूनिट्स खरीद के ही उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये होता है आपका यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच। हमने क्या किया, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले 3 चीज़ें अज्यूम करी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है 4 रुपये, और प्राइस हमने अज्यूम कर लिया वो भी 4 रुपये है, गुड एक्स खरीद रहे हैं हम, है ना। फिर यूनिट्स थी, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी थी। अब इस मार्जिनल यूटिलिटी को हमने मनी के टर्म्स में कन्वर्ट किया। कैसे, इस मार्जिनल यूटिलिटी को MUM से डिवाइड करके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड करके, तो ये आपकी ये सारी वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू क्या शो कर रही है कि द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन ईच यूनिट। ठीक है, इतना इतना खर्च करना चाह रहे हो। अब जब आप इतना इतना खर्च करना चाह रहे हो तो कंपेयर कर लो कि सामान कितने का है और आप खर्च कितना करना चाह रहे हो। जब तक आपके पास आप जितना रुपया खर्च करना चाह रहे हो वो प्राइस के बराबर है,
इसका मतलब समझ आ रहा है, जितना रुपया आप खर्च करना चाह रहे हो 4, वो प्राइस के बराबर नहीं हो जाता तब तक आप सामान खरीदते रहोगे और आप उतनी ही यूनिट्स खरीदोगे, ठीक है, जब तक आपका जितना पैसा खर्च करना चाह रहे हो वो आपके प्राइस के बराबर नहीं हो जाता। देखो यहाँ पे सेकेंड यूनिट पे जितना आप खर्च करना चाह रहे हो वो प्राइस के बराबर नहीं है, पहले में भी बराबर नहीं है, चौथे में भी बराबर नहीं है, सिर्फ तीसरे में बराबर है। यानी कि जितना आप खर्च करना चाह रहे हो उतने में ही सामान मिल जाए तो भाई सब कुछ सेटल है। ये होता है वन कमोडिटी केस। इससे एक और चीज़ आपको समझने को मिल सकती है कि यहाँ पे एक कर्व है और वहीं से एक कॉन्सेप्ट और जनरेट होता है, ठीक है। क्या जनरेट होता है, देखो यहाँ पे मैं कर्व बनाती हूँ पहले। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ पे है आपका प्राइस, राइट। अब यहाँ पे क्या है आपका मार्जिनल यूटिलिटी का ये कर्व MUX। ये जो MUX है ये वाला MUX नहीं है, ये एक्चुअली ये है MU इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको हम MUX ना लिख करके MUX बाय MUM लिख देंगे, या फिर MU इन टर्म्स ऑफ मनी भी लिख सकते हो, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ब्रैकेट में लिख दो MU इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाली इस चीज़ का कर्व है, क्योंकि है तो ये भी मार्जिनल यूटिलिटी, तो ऑब्वियसली ये भी डिमिनिशिंग होगा। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व पढ़ा था ना हमने पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, तो वो क्या था, वो भी डिमिनिशिंग था। तो ये भी मार्जिनल यूटिलिटी है, चाहे किसी की भी हो, मनी की हो, किसी की भी हो, है तो मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये भी डिमिनिशिंग होगा, राइट। प्राइस हमारा क्या है भाई, कांस्टेंट है, यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। कोई भी कांस्टेंट कर्व होता है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट है वैल्यू, तो उसका कर्व स्ट्रेट बनता है, तो ये हो जाएगा ऐसा। समझ आया, चेंज ही नहीं हो रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। ये हमारा हो गया प्राइस। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट, ये जो पॉइंट आपका, इसको कुछ भी नाम दे दो, ई। ये जो पॉइंट ई है ना, वो क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो MUX बाय MUM है वो PX के बराबर है। और यही तो मैंने अभी समझाया था, ये जो MUX अपॉन MUM है, हमने जो वैल्यू निकाली है वो PX के बराबर है। उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आया ना, तो जब जहाँ पर दोनों के कर्व्स कट करेंगे वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर वही मैं सोची थी, प्राइस नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी होगा, मतलब वो कितनी क्वांटिटीज़ खरीद रहा है, ठीक है, कितनी क्वांटिटीज़ वो खरीदेगा। तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटीज़ हैं, हमने क्या देखा, 3 है, तो 3 क्वांटिटीज़ वो खरीदेगा। कितने प्राइस पर, 4 रुपये की, जब वो उसको एक क्वांटिटी, एक यूनिट मिल रही है। ये हो जाता है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने कहा था, एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, मैंने बोला था ना अभी। नया कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो आपको ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है ना, सुंदर सा, ये है आपका नया कॉन्सेप्ट। इस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस। अभी कंज्यूमर सरप्लस क्या बवाल है, देखो सरप्लस क्या होता है, मतलब हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा है, जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास तो बहुत सरप्लस में माल पड़ा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब फ़ायदा हो रहा है, हमारा गेन हो रहा है हमको। और कंज्यूमर का सरप्लस कब होता है, जब वो खर्च तो ज़्यादा करना चाहता हो पर उसको चीज़ कम में ही मिल जाए, तभी तो उसका फ़ायदा होगा। जैसे पहले 2 केसेस में हो रहा था कि वो खर्च तो ज़्यादा करना चाह रहा है 5 रुपये, पर उसको चीज़ 4 में ही मिल गई तो उसने ख़रीद ली थी। ऐसे ही इसमें 4.5 रुपये मिल रही थी, वो 4.5 रुपये खर्च करना चाह रहा था पर 4 में मिल रही थी, उसने ख़रीद ली थी, तो दोनों में उसका फ़ायदा हो रहा है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जब तक ज़्यादा रहेगा PX से, तब तक कंज्यूमर को एक फ़ायदा होगा, ठीक है, कुछ फ़ायदा होगा, और उस फ़ायदे को ही हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है, यहाँ पे इसे भी मैं रब कर देती हूँ। अगर हम बात करें कंज्यूमर
सरप्लस की, क्या लिख रही हूँ मैं, कंज्यूमर सरप्लस की, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है, इट इज़ मैक्सिमम। सबसे पहली बात तो ये मैक्सिमम कब होता है, व्हेन Px इज इक्वल्स टू mu इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि ये मैक्सिमम कब होगा कंज्यूमर सरप्लस, अभी इस टाइम पे ना कंज्यूमर का सरप्लस मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम में और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ये मैक्सिमम कब होता है, जब Px और ये mu इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि Px और mu इन टर्म्स ऑफ मनी बराबर हो, उस टाइम पे ज़्यादा होगा। और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो यानी कि मैक्सिमम कब होगा, जब अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा। तो ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। और कंज्यूमर सरप्लस तब तक उसको, मतलब कंज्यूमर सरप्लस उसको तब तक मिलेगा जब तक ये दोनों बराबर ना आ जाएं। क्यों, क्योंकि जब तक ये ज़्यादा रहती है mu इन टर्म्स ऑफ मनी और इससे प्राइस ऑफ गुड से, तब तक एक फ़ायदा होता रहता है कंज्यूमर को, उसके पास पैसे बचते रहते हैं, हर बार पैसे बच रहे हैं भाई, तो इसीलिए उसको फ़ायदा होता जा रहा है और कंज्यूमर को एक सरप्लस हो रहा है, उसको एक गेन मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। सब खत्म हो गया, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। अब आपको क्या लगता है, हम हर बार क्या करेंगे, ऐसे टेबल बना करके देखेंगे कि इतनी इतनी यूनिट्स, इतना MUX, उसको बार बार कन्वर्ट करो और फिर क्या कहते हैं आप मतलब चेक करो कि पहली यूनिट खरीदेगा कि नहीं, दूसरी यूनिट खरीदेगा कि नहीं, ऐसे करेंगे नहीं। इसके लिए यहाँ से एक फॉर्मूला डेराइव हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में है या फिर इक्विलिब्रियम में है या नहीं। कैसे आता है फॉर्मूला, देखो अभी हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया कैसे, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो गई, है ना। अभी बराबर कैसे हुई, यानी कि आपका जो MUX बाय MUM है, इसे देखना, यही वैल्यू तो हमने निकाली है MUX को MUM से डिवाइड करके, 20 को 4 से डिवाइड करके, 18 को 4 से डिवाइड करके, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जो है वो है MUX बाय MUM। तो 4 क्या है, MUX बाय MUM, ये किसके बराबर है, PX के बराबर है। तो जब तक ये सिचुएशन नहीं आ जाती उस टाइम पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, और जब ये सिचुएशन होगी तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। इसे आप थोड़ा ऑल्टर करके भी लिख सकते हो, आपको बुक्स में भी ऐसे ही मिलेगा। कैसे कि ये जो इसको आप अगर इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो PX नीचे आ जाएगा और MUM ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर MUM को तो यहाँ लिख देते हैं और इसकी जगह हम लिख देते हैं PX। तो MUX बाई PX जब MUM के बराबर होगा, उसी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब आप चेक करके देख लो, यहाँ पे आपको MUX गिवन है, MUX क्या है 16, ठीक है, इस पॉइंट पे। और PX क्या है, PX आपका 4, यानी कि 16/4 किसके बराबर होना चाहिए, MUM के, यानी कि MUM क्या है 4, तो ये 4 ही तो आएगा जब काटोगे तो हो गया। पर अगर मैं सेकेंड यूनिट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा MUX, यानी कि 18/PX, 18/4, 18/4 कितना आएगा आपका, कितना आएगा 4.5, किसके बराबर होना चाहिए ये, MUM के बराबर, यानी कि 4 के बराबर। तो ये तो बराबर नहीं है, तो यानी कि ये वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। तो आपने क्या करना है, बस ये सिचुएशन वेरीफाई करनी है, ये वाली कंडीशन वेरीफाई करनी है। अगर ऐसा है तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, नहीं तो भाई साहब नहीं कहलाएगा। बस इतनी सी कहानी है इसका, इस फटाफट से सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसी पर बेस्ड मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स करा देती हूँ छोटे छोटे से, जो कि जिससे आपको थोड़ी सी ना क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या चीज़ें क्या क्या हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़े 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लेट अस सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिख देती हूँ। हमारे पास क्या है, MUX हमको गिवन है 20, ठीक है, और हमारा जो PX है वो है हमारे पास 4। तो हमको पूछ रहा है कि इज़ द कंज्यूमर इन स्टेट
ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन में आपको दो कंडीशंस दे रखी हैं, व्हेन MUM इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा है व्हेन MUM इज इक्वल्स टू 5.5। ये दो आपको पता करने हैं, वेरीफाई करने हैं कि भाई MUX गिवन है, PX गिवन है। तो जब MUM 5 होगा तब क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, और जब MUM 5.5 है तब क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब कैसे वेरीफाई करेंगे, हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, MUX बाय PX शुड बी इक्वल टू MUM। ये तो अपने को वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं। पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में MUX बाई PX यानी कि 20/4, ठीक है। 20/4 कितना आ गया आपका 5, और आपका PX और नहीं किसके बराबर होना चाहिए, MUM के बराबर। MUM है आपका, ये भी 5 है, ये आपका आ गया MUX बाई PX। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें बराबर हैं। MUX बाई PX इज़ इक्वल टू MUM। तो इस केस में क्या है, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। पर यहीं हम सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाले में क्या हो रहा है, MUX बाई PX तो 4 ये आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि MUX बाई PX की वैल्यू क्या आ गई, 20/4 इज इक्वल्स टू 5। पर जो MUM है वो है 5.5 है, यानी कि बराबर नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू MUX बाई PX। तो यहाँ पे ये सिचुएशन या फिर ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही है, और मतलब इस पॉइंट पे जब उसका MUM 5.5 है तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा, उसके आगे पीछे होगा, और आगे पीछे मतलब जब उसका इक्विलिब्रियम MUM 5 होगा। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, कुछ मतलब एक छोटा मोटा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा वो नहीं है, भारी भरकम नहीं है जो आपको याद ना कर पाओ। MUX बाई PX अपॉन इज इक्वल्स टू MUM, 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। और इसी के साथ में हमारा फर्स्ट टॉपिक ये जो था, फर्स्ट वन कमोडिटी केस, ये ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 2 कमोडिटी केस पढ़ेंगे, 2 और मोर कमोडिटी केस, जिसमें कि आपको पता चलेगा जब कंज्यूमर 2 या 2 से ज़्यादा सामान खरीद रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कैसे एनालाइज करे कि भाई मैं इसकी इतनी यूनिट्स खरीदूँ, उसकी उतनी यूनिट्स खरीदूँ। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ अजम्पशंस एंड क्रिटिसिज्म्स भी कवर करेंगे, और उसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।